फर्स्ट ऑफ ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स। आपके पेपर्स 19th मार्च को है ऑफ इकोनॉमिक्स। सो लेट्स एक्सप्लोर लर्न एंड सक्सीड। ये सेशन स्पेशली आपके लिए रखा गया है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने के लिए। पास्ट ईयर सीबीएसई का ट्रेंड क्या था वो डिस्कस करने के लिए। तो ये इम्पॉर्टेंट वीडियो है, इसे पूरा ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले हमने इस वीडियो में ना प्रीवियस इकोनॉमिक क्वेश्चन पेपर सीबीएसई क्लास 12 के स्ट्रेटेजिक अप्रोच से एनालाइज किए और ये एंटिसिपेट करने की कोशिश की कि इस एग्जाम्स में कौन से वो क्वेश्चंस हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। जो हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखे उसमें हमें तीन मेन चीजें मिली। फर्स्ट ऑफ ऑल कंसिस्टेंट थी। So there were certain topics that were frequently tested, such as national income accounting. Very important students, इसको बहुत अच्छे से करके जाना, मेजर वेटेज रहेगा इस एग्जाम में। सेकंड इज मनी एंड बैंकिंग। थर्ड इज गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी। ये 17 मार्च को रिकॉर्ड किया गया वीडियो है फॉर मार्च 2025 सीबीएसई क्लास 12 एग्जामिनेशन। सेकेंड, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस भी बहुत रहेंगे। आपको एप्लीकेशंस क्लियर होनी चाहिए। आप अपना एनालिसिस पर्सपेक्टिव तैयार रखें। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस। तो प्रीवियस ट्रेंड रहा है सीबीएसई का टू असेस एप्लीकेशन ऑफ इकोनॉमिक थ्योरीज टू रियल वर्ल्ड सिनेरियोज। लास्ट इज डेटा इंटरप्रिटेशन। तो ये आपको ये तीन चीजें अच्छे से करके जानी है। तो मैंने अब 5 क्वेश्चंस ऐसे ढूंढे हैं जिसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो ये आपको आने ही चाहिए और इनको मैंने सजेस्टेड आंसर्स के थ्रू एक्सप्लेन किया है। फर्स्ट इज टैक्स रेवेन्यू क्लासिफिकेशन। Tax revenue collection of government may be categorized under two heads. We know direct tax and indirect tax. तो इन दोनों को एक्सप्लेन करना आना चाहिए। डायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं? टैक्सेस इम्पोज डायरेक्टली ऑन इंडिविजुअल्स और बिजनेसेस। जैसे इनकम टैक्स, हर साल गवर्नमेंट एक बजट निकालती है और डिसाइड करती है कितना टैक्स लेना है। दिस टैक्स बर्डन कैन नॉट बी शिफ्टेड टू अदर्स। ये आपको इंडिविजुअल को पे करना होता है, किसको? गवर्नमेंट को डायरेक्टली इनकम टैक्स की साइट के थ्रू। कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम द टैक्स पेयर्स इनकम और वेल्थ। जितनी इनकम है उस पे एक परसेंटेज लगता है टैक्स का। एग्जाम्पल्स इसके क्या हो गए? इनकम टैक्स लेवीड ऑन इंडिविजुअल्स एंड कॉर्पोरेट अर्निंग्स, कॉर्पोरेट टैक्स पेड बाय कंपनीज ऑन देयर प्रॉफिट्स। ये फ्लैट रेट होती है जनरली, ये स्लैब रेट होती है। Then indirect tax. These are the taxes imposed on goods and services rather than directly on income. तो आपने जब भी कोई एक बिल देखा होगा उसमें लिखा होगा गुड्स की वैल्यू ये प्लस जीएसटी और फिर एक टोटल वैल्यू आ रही होगी। ये इनडायरेक्टली लगता है, टैक्स इम्पोज ऑन गुड्स एंड सर्विसेज रेदर देन इनकम। तो ये इनकम के इररिस्पेक्टिव होता है, भले ही आपकी कितनी भी इनकम है, अगर आपने वो गुड्स खरीदे हैं आप पे इनडायरेक्ट टैक्स लग जाएगा। द टैक्स बर्डन कैन बी शिफ्टेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। इसका मतलब एक बिजनेस ने दूसरे बिजनेस को शिफ्ट किया टैक्स बर्डन, दूसरे बिजनेस ने तीसरे बिजनेस को शिफ्ट किया, इन्होंने फाइनली कंज्यूमर पे शिफ्ट किया। गुड्स एंड सर्विस टैक्स लेविड ऑन सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एक्साइज ड्यूटी, टैक्स ऑन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स विद इन अ कंट्री। कंक्लूजन, डायरेक्ट टैक्स जो है वो प्रोग्रेसिव एंड अफेक्ट द टैक्स पेयर्स डायरेक्टली। Indirect tax impact all consumers and are included in the product prices. प्रोग्रेसिव कैसे हैं? जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाएगी टैक्स कलेक्शन ज़्यादा होता जाएगा। इम्पैक्ट ऑल कंज्यूमर्स, हर गुड्स एंड सर्विस पे एक जीएसटी देना पड़ता है या एक्साइज ड्यूटी लगती है।
तो ये इंक्लूड होते हैं प्रोडक्ट की प्राइसेस में, जिनका फाइनल बर्डन कंज्यूमर्स उठाते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, marginal propensity to consume calculation. For two hypothetical economies A and B, the value of MPC stands at 0.6 and 0.8 respectively. Assuming autonomous consumption is 40 crore and investment expenditure is 100 crore for both economies, calculate break-even level of income for economy A, equilibrium level of income for economy B. So, इसको हम डिटेल में अभी देखेंगे। ब्रेक इवन इनकम पहले कैसे निकालेंगे? लेवल ऑफ इनकम वेयर टोटल कंजम्पशन इक्वल टू टोटल इनकम, ये उसका फॉर्मूला है, आपको याद होना चाहिए, नोट कर लीजिए। इक्विलिब्रियम इनकम क्या होती है? लेवल ऑफ इनकम वेयर टोटल सेविंग्स इज इक्वल टू टोटल इन्वेस्टमेंट्स। सो ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम फॉर इकोनॉमी ए क्या हमें क्या गिवन है? ऑटोनोमस कंजम्पशन, एमपीसी, देन उसके बेसिस पे हमने इसका ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम निकाल लिया। अब इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इकोनॉमी बी, ऑटोनॉमस कंजम्पशन, एमपीसी गिवन है हमें, देन बेस्ड ऑन कैलकुलेशन वी हैव कैलकुलेटेड इट इज 700 crores. In economy A, break-even income is 100 crores. In economy B, the equilibrium level of income is 700 crores. इस वीडियो में थोड़ा फास्ट चलेंगे क्योंकि ये सिर्फ आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताने के लिए वीडियो बनाई गई है। अगर डिटेल में जानना है हम इसका वीडियो अलग से और डाल देंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स, थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपको आना ही चाहिए। The classification of final goods into consumption and capital goods depends on the economic nature of their use. Defend or refute this statement with an example. So, is this statement correct? Yes. The classification of final good is based on their use in the economy. Consumption goods क्या हो सकते हैं? जब वो goods individual या household direct consumption के लिए use करे। They do not contribute to further production. जैसे चॉकलेट है, वो जब कंज्यूमर के पास गई उसने चॉकलेट खा ली, सो अल्टीमेटली दिस इज कॉल्ड कंजम्पशन गुड्स। एग्जाम्पल क्या है? फूड, क्लोथिंग, फर्नीचर, मोबाइल फोन्स। कैपिटल गुड्स, गुड्स यूज्ड बाय बिजनेस फॉर प्रोड्यूसिंग अदर गुड्स एंड सर्विसेज। अब जैसे आपकी कोई एक हैवी मशीनरी हो गई, फॉर एग्जाम्पल सील करने वाली मशीन, जो पैकेट फूड्स होते हैं ना उनको सील करने की, तो जिसने वो मशीन बनाई उसने वो मशीन दूसरे बिजनेस एम्पायर को दी ताकि वो अपने फूड पैकेट सील कर सके। सो इज इट फॉर कंजम्पशन? नो, इट इज फॉर कैपिटल गुड्स। सो यहाँ पे जो मशीन खरीदी गई थी दूसरे बिजनेस वालों ने, वो फर्दर प्रोड्यूस करने के लिए खरीदी गई थी ऑफ अदर गुड्स एंड सर्विसेज। सो दे हेल्प इन इन्वेस्टमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। एग्जाम्पल्स क्या है? मशीनरी, टूल्स, व्हीकल्स फॉर बिजनेस यूज। A car can be a consumption good when bought by a family for personal use. अगर आपने कार खुद के पर्सनल यूज के लिए खरीदी है तो वो आपका कंजम्पशन गुड है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल आपने टैक्सी खरीदी है, कोई टैक्सी ड्राइवर है और वो उसका पर्पस क्या है? फॉर रेंडरिंग सर्विसेज, तो द सेम कार इज अ कैपिटल गुड व्हेन यूज्ड बाय टैक्सी कंपनी फॉर कमर्शियल पर्पसेस। So same goods can be classified differently based on their economic usage. Fourth important question है colonial impact on Indian industries. So British, जब अपना ब्रिटिश सरकार आई थी 1700 में और 200 साल हम पे रूल किया, तो काफ़ी नुकसान हुआ है इंडिया को इकोनॉमी वाइज, और उनकी जो पॉलिसीज थी वो लेड टू कोलैप्स ऑफ इंडियाज वर्ल्ड फेमस हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज। During British rule, India's traditional industry suffered massive decline due to British economic policy. तो उनके जो सी रूट से जो टेक्सटाइल मतलब कपड़े आते थे वो फैक्ट्री प्रोड्यूस थे। मतलब वहाँ पे फैक्ट्री में जैसे मान लो 1000 कपड़े एक साथ बन रहे हैं विद इन 10 मिनट्स, और यहाँ पे अपने हैंड क्राफ्टेड गुड्स बनते थे 10 मिनट्स में एक। तो ऑब्वियसली इस गुड की वैल्यू ज्यादा होगी क्योंकि 10 मिनट्स में सिर्फ एक कपड़ा बन रहा है और यहाँ 10 मिनट्स में 1000 कपड़े बन रहे हैं। तो इसलिए ये लोग सस्ते में, ब्रिटिश एम्पायर ने सस्ते में गुड्स हमारे यहाँ इंपोर्ट करना चालू किया इंडिया में, जिसके कारण लोगों ने इसको खरीदना चालू किया और इस अपनी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को भारी नुकसान हुआ। So de-industrialization, Indian artisans could not compete with British machine-made goods
ऑब्वियसली इंडियन आर्टिसंस या जो भी कलाकार अगर वो गुड्स अच्छा बनाए, नो डाउट क्वालिटी में बेस्ट होंगे, बट उनकी प्राइस ज़्यादा होगी। और तब इंडिया की इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग नहीं थी, लोगों के पास इतना पैसा नहीं था, तो ऑब्वियसली वो सस्ते गुड्स की तरफ अट्रैक्ट हुए। High taxes on Indian goods. Indian textiles were heavily taxed in Britain, making exports difficult. अब और हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री या इंडियन की टेक्सटाइल्स इंडस्ट्री को डिस्करेज करने के लिए इन्होंने इंडियन गुड्स पे ज़्यादा टैक्स लगाना चालू कर दिया। Cheap British imports. British goods were sold in India at lower prices, replacing handmade Indian products. Lack of support for Indian industry, no investment in modernizing Indian industries. Destruction of rural economy, artisans were forced into low-paying agriculture or labor jobs. British policies crippled India's manufacturing sectors, leading to economic stagnation and unemployment. इसलिए जब देश आज़ाद भी हुआ था तब भी मेजर अनएम्प्लॉयमेंट थी। इसको दूर करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन और काफ़ी एक्ट्स लाए गए, लाइक ग्रीन रेवोल्यूशन, वाइट रेवोल्यूशन। तो इस इसलिए ये फोर्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ। अब फिफ्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज दिस इन्वेस्टमेंट पॉलिसी ऑफ 1991। इसको हम प्यार से कहते हैं LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। So this investment refers to sale of government owned shares in public sector enterprises to private investors. So ऑब्जेक्टिव क्या था इसका? फिस्कल बर्डन, जो फिस्कल डेफिसिट इंक्रीज हो गया था, बहुत ज़्यादा बर्डन आ गया था गवर्नमेंट में, उसको दूर करने के लिए ये एक रिफॉर्म आया था 1991। और जो PSEs थे, दैट इज पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, उनकी एफिशिएंसी भी इम्प्रूव हो जाएगी इससे। फिर एनकरेज प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन इन इकोनॉमिक ग्रोथ। हर जगह अगर पब्लिक एंटरप्राइज आई, जैसे कि सबको पता है कि SBI बैंक था, तब तक सर्विसेज पुअर थे, सिर्फ नेशनल बैंक्स थे। फिर जैसे ही अपने प्राइवेट बैंक्स आए, फॉर एग्जांपल ICICI बैंक और भी बहुत सारे बैंक्स हैं, तो उनके कारण अब आज की डेट में बैंकिंग सर्विसेज कितनी ज़्यादा इम्प्रूव हुई। वैसे ही प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट देखना है तो। जनरेट रेवेन्यू फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। देन मेरिट्स क्या है इसके? इंक्रीज्ड एफिशिएंसी एंड कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ PSE, अट्रैक्टेड फॉरेन एंड डोमेस्टिक एंटरप्राइजेस, रिड्यूस्ड गवर्नमेंट फिस्कल डेफिसिट। फिर डीमेरिट्स क्या है? अंडर वैल्यूएशन ऑफ PSE। अब कभी कभी क्या हुआ, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज जो डिसइन्वेस्ट हो रही थी उनको ठीक से वैल्यू ही नहीं किया। फॉर एग्जांपल 1000 करोड़ की थी वो, उनको वैल्यू कर दिया 900 करोड़ में, तो 100 करोड़ का तो सीधा नुकसान हो गया, क्योंकि वो सोल्ड हो गए 900 करोड़ में इंस्टेड ऑफ 1000 करोड़। लॉस ऑफ पब्लिक सेक्टर जॉब्स, 1000 ऑफ एम्प्लॉयज लॉस्ट देयर जॉब्स क्योंकि डिसइन्वेस्ट हुआ था, तो अल्टीमेटली इतनी रिक्वायरमेंट थी नहीं, तो जिन कई काफ़ी लोगों ने जॉब्स भी लॉस्ट की। Then private sector monopoly, some industries become dominated by a few private players. So helped modernize India's economy. 1991 से पहले क्या था कि हमारा जो इंडिया था वो क्लोज था, काफ़ी ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस थे, बाहर की जो ज़रूरत थी वही हम इंपोर्ट कर रहे थे या एक्सपोर्ट कर रहे थे। 1991 के बाद ग्लोबल मार्केट्स अपॉर्चुनिटीज़ बहुत वाइड खुल गई हम ये इंडियन मार्केट्स के लिए। However, proper valuation and employment protection are necessary for fair implementation. So ये 5 वो important questions थे जो एग्जाम्स के लिए बहुत important है। फाइनल में आपको एक स्टडी टिप्स देना चाहूँगा। कंसेप्चुअल क्लैरिटी रखिए, मतलब ठीक है आपने रट लिया है, वो एक तरह से आपको मार्क्स मिल जाएंगे, बट अगर जैसे केस स्टडीज आई या कुछ भी एप्लीकेशन बेस्ड आया, उसके लिए आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी होना बहुत ही ज़रूरी है। प्रीवियस ईयर CBSE के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कीजिए, अभी आपके पास 2 दिन का समय है, 2 डेज है। मेरी रिक्वेस्ट रहेगी आपसे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखिए, क्योंकि CBSE वही ट्रेंड फॉलो करता है और यहाँ से आपको मेजर मार्क्स मिल सकते हैं। प्रैक्टिस राइटिंग स्ट्रक्चर्ड आंसर्स विद डेफिनेशन, एक्सप्लेनेशन, एग्जाम्पल्स एंड कंक्लूजन। आपको पता ही है CBSE पैसे कैसे चेक करता है। फर्स्ट वो देखेगा डेफिनेशन। आपको हर क्वेश्चन में ये एक पैटर्न फॉलो करना है, मैं आपको दिखा देता हूँ वो पैटर्न क्या है। फर्स्ट कोई भी क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आप एक डेफिनेशन लिखेंगे उसकी, ठीक है। सेकेंड उसकी एक्सप्लेनेशन, कि अगर
जो भी क्वेश्चन में पूछा जाएगा उसकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन सेकंड पार्ट में आएगी। थर्ड पार्ट में एक एग्जाम्पल लिख के आइएगा। फोर्थ पार्ट में जैसे अपन एग्जाम्पल कैसे होंगे, जैसे हैंड अपन ने पढ़ा ब्रिटिश का, तो उनकी जैसे इंडस्ट्री जो फैक्ट्री बेस्ड गुड्स थे वो हमारे आर्टिसंस को नुकसान पहुंचा रहे थे, तो ऐसा एग्जाम्पल एक लिख सकते हो आप। फिर फाइनली कंक्लूजन्स। आपने ऊपर वाले सारे क्वेश्चंस में देखा होगा मैंने कंक्लूजन्स मेंशन किए थे। ये देखिए कंक्लूजन्स 1991, चाहे ऊपर वाले को ही आपको 2 पॉइंट में रिपीट करना पड़े बट एक कंक्लूजन लिख के आइएगा। जैसे ही प्रेजेंटेशन ऐसी हुई आपके मार्क्स काफी इंप्रूव होते हैं। ये देखिए कंक्लूजन। ठीक है, तो इसी के साथ आपको ऑल द बेस्ट। ये नोट्स मैं नीचे दिए गए लिंक में प्रोवाइड कर दूंगा, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को आप एक बार गो थ्रू कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्लीज अच्छे से पढ़िएगा। ऑल द बेस्ट, और बताइएगा आपका क्या रहा, कैसा रहा पेपर कमेंट्स में। थैंक यू।